नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो टॉपिक कंटिन्यू करी थी, जो स्टार्ट करी थी, वो थी अपने संविधान का भाग 5, जिसमें हमारा टॉपिक जो कवर हुआ था वो था अपना द यूनियन, जो कहता है हमें संघ के बारे में। ठीक है, तो हमने जो है संघ वाली जो टॉपिक यानी कि संविधान के अपनी जो संविधान है भारत का, उसका भाग 5 जो हमने शुरू कर ली थी। और संघ में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं और कौन कौन से लोग इसमें कवर होते हैं, क्या क्या कवर होती है, वो चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद जो हमने इसमें अपनी जो पहली टॉपिक स्टार्ट करी थी वो थी राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो हमने जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक जो है इसमें हमारी शुरू कर ली थी। और राष्ट्रपति में हमने क्या क्या देखा था कि राष्ट्रपति जी की जो क्वालिफ़िकेशन होती है, यानी कि प्रेसिडेंट की जो क्वालिफ़िकेशन होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, अपनी जो यहाँ पे ये रहा क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो हमने देख ली थी। और इसके बाद हमने देखा था कि राष्ट्रपति का जो है चुनाव किस प्रकार से होता है, और जो है उनका अगर किसी भी प्रकार से वो रिज़ाइन देते हैं या फिर उनकी जो है समय पूरा हो जाता है, कार्यकाल पूरा हो जाती है, या फिर महाभियोग लगा करके हटाया जाता है, तो उस केस में री इलेक्शन या कोई भी मुद्दा बनता है री इलेक्शन का, तो री इलेक्शन जो है राष्ट्रपति का कैसे होगा। अच्छा, री इलेक्शन के बाद हमने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष। मैंने आपको चीज़ें क्लियर करी थी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो मैंने ये चीज़ दिखा दी थी, आपको बता दी थी। हालांकि मैंने ये भी आपको बता दिया था पिछली क्लासेस में कि जो चुनाव होता है यानी कि इलेक्शन, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है कि इलेक्शन जो है एक डायरेक्ट इलेक्शन, जिसे हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। दूसरा हमने बताया था एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये रहा टॉपिक अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये भी चीज़ें हमने आपको क्लियर करी थी। इनमें से जो है राष्ट्रपति और जो है उपराष्ट्रपति और जो है राज्यसभा का जो एमपी होता है, इन लोगों का चुनाव जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। और डायरेक्ट इलेक्शन मैंने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चीज़ें आपको पिछली क्लासेस में क्लियर कर दी थी। अच्छा, इसके बाद हमने आपको बताया था जो ये अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये हेल्ड कौन करवाता है, तो ये एसटीबी जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसके द्वारा जो है ये है इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये टॉपिक भी अपनी कर ली थी कवर। इसके बाद हमने ना वोट की कैलकुलेशन देख ली थी कि पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, तो इनके वोट्स क्या क्या होते हैं। एमएलए जो हो गए, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये हो गए, और एमपी, इनकी जो वोट कैलकुलेशंस होती है वो क्या होती है और कैसे होती है, ये भी चीज़ें हमने जो है देख ली थी। इसके बाद जो है राष्ट्रपति का चुनाव, हमने ये टॉपिक रहा अपनी कवर कर लिए थे। राष्ट्रपति का चुनाव भी जो हमने पूरी तरह से कवर कर ली थी। इसके बाद हमने बताया था कि राष्ट्रपति अगर रिज़ाइन देना चाहती है, रिज़ाइन दिया किसी बात के वजह से या कैसे भी रिज़ाइन देते हो, तो ये रिज़ाइन देते किसको, अपनी जो इस्तीफा पत्र जो है किन्हें देंगे, तो ये अपने इस्तीफा पत्र जो है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के पास जो अपनी इस्तीफा पत्र देंगे। ये भी हमने आपको पिछली क्लासेस में बता दी थी। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना हो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट, पूरे संविधान में जो ये वर्ड महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी के लिए ही यूज़ हुआ है, प्रयोग किया गया है। तो ये जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, ये किस प्रकार लगाया जाएगा, इसकी क्या क्या प्रोसीजर है, ये चीज़ें भी हमने पूरी जो है पिछली क्लासेस में अपनी डिस्कस करके कंप्लीट कर ली थी। तो ये रहा अपना इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के बारे में। और महाभियोग लगाने में कौन कौन शामिल होगा, वो सारी चीज़ें हुई कि कौन कौन जो पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है, और कौन कौन वोट नहीं कर सकता है। तो सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे आपको बता दिया था। तो हमने जो है टॉपिक कुल मिला करके यहाँ तक महाभियोग तक कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद हमें जो देखना था वो देखना था कि राष्ट्रपति जी की पावर क्या होती है, यानी कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति जी का जो है पावर है वो क्या होता है। तो पावर के बारे में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जी की पावर के बारे में हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद नंबर 53 में, 53 में। 52 नंबर तो हमें कहता है कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए, कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 कहता है कि राष्ट्रपति का पावर क्या होना चाहिए। 54 कहता है हमें कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। 55 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा। 56 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने होंगे। और 57 कहता है कि उनका पुनर्निर्वाचन कैसे होगा। 58 कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए। और 59 कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। और 60वां कैसा उनको शपथ कौन दिलाएगा। 61वां कहता है कि उनके इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के बारे में, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। अच्छा, तो चलिए हम लोग जो है अपना
ये टॉपिक यानी कि पावर के बारे में डिस्कस करता है कि राष्ट्रपति जी के पास कौन कौन सी पावर होती है और वो ये संविधान के जो है कौन कौन से अनुच्छेद के तहत वो सारे आर्टिकल्स जो है वो पावर्स जो है कैसे काम करते हैं। तो अपनी हेडिंग डालेंगे हम लोग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 53, पावर ऑफ प्रेसिडेंट अनुच्छेद नंबर 53। ठीक है। अच्छा, इसमें जो होता है एक पावर, इसको कहते हैं ना, सबसे पहले तो हमने आपको पावर के बारे में बताया था इनिशियली शुरू में ही कि पावर जो है दो तरह की होती है। एक तो होता है रियल पावर, दूसरा होता है नॉमिनेटेड पावर। दो दो पावर मैंने बताई थी। सबसे पहले तो नोट में लिख लेंगे ये चीज़, नोट। हमने जो है आपको पावर के बारे में शुरुआती क्लास में ही बता दिया था। एक होता है रियल पावर, रियल पावर। दूसरा होता है नॉमिनेटेड पावर। रियल पावर मतलब होता है वास्तविक शक्ति और नॉमिनेटेड पावर होता है नाम मात्र की शक्ति। तो रियल पावर जो होता है वो होता है पीएम के पास, रियल पावर होता है पीएम के पास, और नॉमिनेटेड पावर होता है अपने प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। तो अगर बात आ जाए रियल और नॉमिनेटेड पावर में क्या अंतर है और ये दोनों किनके पास होता है, तो रियल पावर जो है वो होगा किनके पास, तो रियल पावर हो जाएंगे अपने प्रधानमंत्री के पास, और नॉमिनेटेड पावर यानी कि नाम मात्र का जो शक्ति है वो हो जाएगा राष्ट्रपति जी के पास। नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास, और जो है रियल पावर यानी कि वास्तविक पावर हो जाएगा अपने प्रधानमंत्री के पास। ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती है। देखो, प्रेसिडेंट के पास तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्यकारी शक्ति। ठीक है, कार्यकारी शक्ति पहला हम डालेंगे। इसमें कौन सी पावर होती है, सबसे पहले तो इनके पास जो होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव पावर। क्या, एग्जीक्यूटिव पावर। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है ना, ये वर्ड कुछ सुना सुना सा लग रहा है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, कार्यपालिका होता है ना, इसका मतलब इसका काम होता है कि जो रूल बनाए गए, कानून बनाए गए, उन कानूनों को लागू करना। तो ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर भी राष्ट्रपति के पास ही रहता है, और ये हमें कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलती है, तो आर्टिकल नंबर 53 में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है। और ये ना एग्जीक्यूटिव पावर जो है इनकी एक शक्ति होती है, इनमें जो लोग काम करते हैं उनका क्या होता है, तो उनका अपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है, तो एग्जीक्यूटिव पावर के जो लोग होते हैं, कैंडिडेट होता है, एग्जीक्यूटिव पावर की जो कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है। उनका क्या होता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, कि आप ये काम करोगे। अच्छा देखिए, अब हम थोड़ा ना लिस्ट आउट करते हैं कि इनकी एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी होती है। तो इनकी एक एग्जीक्यूटिव पावर अपने मैंने बताया ना, सबसे पहले तो नॉमिनेटेड पावर प्रेसिडेंट हो गए, और रियल पावर जो वास्तविक शक्ति वो प्रधानमंत्री को देंगे। तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर जी आ जाएंगे। तो सबसे पहले पीएम जी आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर। इनको जो है इनके बारे में भी हम अपने संविधान में पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 75 के ए में। ठीक है, 75 के 1 में। तो ये हो गई सबसे पहले। दूसरा आ जाता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, CAG, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, आर्टिकल नंबर 148 में। अच्छा, तीसरा आ जाता है अपना ऑडिटर जनरल, AG जिसे कहते हैं, और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 76 में, अनुच्छेद नंबर 76 में। ये 3 हो गए। इनके बाद भी आता है एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, SC एंड SC जजेस। तो यहाँ के जो जजेस हैं उनके बारे में, तो इनके पास भी एग्जीक्यूटिव पावर होता है। ठीक है, तो इनके जो जजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो इनके जो जज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे 124 में। हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग 217 में, 217 में पढ़ेंगे। तो ये थी अपनी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति जी की। ठीक है, तो ये सारे कुछ काम होते हैं। अच्छा, एक और होता है अगर मैं बताऊँ आपको, तो एक होता है UPSC की। क्या होता है, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC के बारे में। तो ये हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 135 में, 135 में।
ये कुछ लिस्ट आउट्स हो गए जो राष्ट्रपति जी की एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत जो है काम करते हैं। पहला जो रियल हेड होता है प्रधानमंत्री, जिसे मैंने क्या बताया, रियल हेड, रियल हेड। फिर जो है कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल हो गया, सरकार के जो बही खातों का वो अकाउंट की देखभाल करना, चेक करना, उनका काम हो गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हो गए, इनका काम निर्णय करना हो गया, जो फैसला सुनाना हो गया, जजमेंट करना, ये हो गए। फिर जो है हमने देख ली यूपीएससी, जो हम 315 में, सॉरी हाँ 315 में मैंने गलत लिख दिया, 135, 315 में पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, इन यहाँ पे ना एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बिठाई जाती है आर्टिकल नंबर 324 के तहत, जो NCST, NCBC, NCSC ये सारा चीज़ों को कंडक्ट कराती है। तो हम वो सब भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, लिस्ट आउट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आगे हम नीचे इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उस समय हम सारी चीज़ें समझेंगे। अभी मैं ना यहाँ पे नोट डाउन करते चल रहा हूँ। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 324 में। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन हम कहाँ पढ़ेंगे, तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 324 में, ठीक। अच्छा, इसके बाद आता है अपना एक NCST, NCBC, NCSC, सारे को हम डिटेल में आपको बताएंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखें, NCST आर्टिकल नंबर 338 के संशोधित वाला भाग। फिर आता है NCBC आर्टिकल नंबर 338 का दूसरा संशोधित भाग बी। अच्छा, NCSC यह आता है आर्टिकल नंबर 338 में, ठीक। NCST, NCBC, NCSC। इसके बाद आता है अपना एक फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो वित्त का जो आयोग होता है ना, वित्त आयोग, वो वाली, तो फाइनेंस कमीशन लिख लेंगे, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, वित्त आयोग। ये पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 280 में। फिर आ जाता है हम गवर्नर के बारे में, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 155 में। तो ये सब के सब जो हैं, अभी मैंने जितनी भी लिस्ट आउट्स करी है, ये सब के सब राष्ट्रपति के जो पावर है, राष्ट्रपति का, ये सब के सब राष्ट्रपति जी के अंदर ही अंतर्गत कार्य करते हैं, अपना काम करते हैं। तो ये सब जो है ना, ये एग्जीक्यूटिव पावर है राष्ट्रपति जी का, कार्यकारी शक्ति। तो प्रधानमंत्री हो गए, इनके बारे में पढ़ेंगे। CAG, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ेंगे। UPSC के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे। फिर NCST, NCBC, NCSC के बारे में देखेंगे। फिर जो है वित्त आयोग के बारे में देखेंगे, और गवर्नर के बारे में भी हम लोग आगे कंटिन्यू जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब के सब हो गए राष्ट्रपति जी के एग्जीक्यूटिव पावर। क्या चीज़ हो गया, तो अगर पूछा जाए राष्ट्रपति जी के जो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी पावर जो है, उनमें से ऑप्शन दे देगा, गवर्नर जनरल हो गया, या वाइसराय हो गया, या CM हो गया, या जो है वित्त मंत्री हो गया, PM हो गया। तो आपने PM को टिक करना है, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री पढ़ा ना, उनके पास रियल पावर होती है, ये रियल हेड है, तो ये रियल हेड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पहला हो गया अपना एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरा होता है अपना यहाँ पे कि प्रेसिडेंट के पास ना पावर होती है कि किसी भी जो हाउस है, कोई भी जो संसद की कोई भी जो हाउस है, उसको शुरू कर सकते हैं, और जो उनको समाप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास जो है पावर होती है कि वो किसी भी जो हाउस है, संसद भवन की जो कोई भी हाउस है, दो हाउस है ना अपने संसद भवन में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो इन हाउसेस को जो है कभी भी शुरू कर सकते हैं और कभी भी समाप्त कर सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति जी को संविधान के अनुच्छेद नंबर 85 से मिलता है, 85 से मिलता है। तो दूसरा पावर लिख लेंगे इनका, सेकंड, फर्स्ट हमने लिख ले, अभी दूसरा मैंने क्या बताया, तो प्रेसिडेंट हैव पावर टू स्टार्ट एंड एंड द बोथ द हाउस, ठीक है। तो सेशन जो है दोनों ही हाउस में, दोनों ही सदनों में जो है कोई भी सेशन उसको शुरू कर सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं जब मर्जी हो उनका। तो ये पावर राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। सो
प्रेसिडेंट हैव पावर टू स्टार्ट और एंड सेशन, स्टार्ट और एंड सेशन ऑफ बोथ हाउसेस। ठीक है, तो दोनों ही सदनों का जो सेशन है ना, वो कभी भी शुरू कर सकते हैं और कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है, और यह पावर उनको कहाँ से मिलती है? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 85 से यह पावर राष्ट्रपति जी को मिलता है, 85 से मिलता है। ठीक है, अच्छा कुछ नोट लिख लेंगे इसमें कि जो ये पावर है ना, राष्ट्रपति जी के पास क्या पावर, अभी मैंने देखा कि ये क्या कर सकते हैं कि जो बोथ हाउसेस का मतलब यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, दो हाउसेस हो गए। एक तो हो गया अपने लोकसभा, दूसरा हो गया अपना राज्यसभा, राज्यसभा जिसे हम कहते हैं अपर एंड लोअर हाउस। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अपर एंड लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। ठीक, तो इन दोनों ही जो हाउस है, सदन है पार्लियामेंट के, संसद भवन के जो ये दो सदन है, इन दोनों ही सदन में अगर किसी भी प्रकार से कोई मीटिंग हो रही है, सेशन होने हैं, तो ये सेशन क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी शुरू कर सकते हैं जब मर्जी हो इनका, और जब मर्जी हो इनका तब समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर राष्ट्रपति के पास हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 85 से मिला हुआ है। ठीक है, ये 85 का यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। ओके, अच्छा नोट कर सकते हैं आप, एक नोट में लिख लेंगे पॉइंट। देखो अभी ये इनके पास ये पावर है ना कि ये क्या कर सकते हैं? शुरू कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। इनके पास ये पावर भी होती है कि कोई भी सेशन अगर कंफर्म हो गई कि इतने टाइम पे शुरू होने हैं, तो उस सेशन के जो टाइमिंग है वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर भी इनके पास होती है, शक्ति होती है। तो लिख लेंगे कि द पावर टू पोस्टपोन सेशन। ठीक है, द पावर टू पोस्टपोन सेशन। तो इनके पास ये शक्ति भी होती है कि जो ये सेशन है उस सेशन को क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी कि स्थगित कर सकते हैं, टाइमिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये पावर भी होती है। दो पावर हमने देख लिया, अभी तीसरा देखते हैं कि तीसरी शक्ति क्या होती है। तीसरी शक्ति इनके पास होती है कि क्या होता है कि राष्ट्रपति से ना, राष्ट्रपति से पहले ही परमिशन लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, देखो तो अब मैंने अच्छा तीसरा जो है अपनी क्या आएगी पावर, इसका अगर बात करें तो हमने पहली पावर क्या देखी राष्ट्रपति जी की, एक हमने देख ली एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा हमने देख लिया कि ये किसी भी सेशन को जो शुरू कर सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं। तीसरा इनके पास एक पावर यह होता है कि क्या होता है कि कोई भी जो मनी बिल होता है उसे लोकसभा में पेश की जाती है। ठीक है, मनी बिल को जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, पर वो जो मनी बिल है लोकसभा में पेश करने हैं, तो लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति जी से परमिशन ली जाती है। ठीक है, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है कि लोकसभा में मनी बिल, चाहे कोई भी मनी बिल हो, कोई भी विधेयक हो, उन विधेयक को जो है लोकसभा में पेश करने से पहले जो है राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी बिफोर अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। ये चीज़ हमें हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 109 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि प्रायर परमिशन, प्रायर परमिशन इज नेसेसरी, कि जो है पूर्व सहमति, पूर्व अप्रूवल चाहिए। प्रायर परमिशन इज नेसेसरी फ्रॉम प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रायर परमिशन इज नेसेसरी, प्रायर परमिशन इज नेसेसरी फ्रॉम प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति से जो है पूर्व अप्रूवल जो है अनुमति लेनी होती है। बिफोर प्रायर परमिशन इज नेसेसरी फ्रॉम प्रेसिडेंट टू इंट्रोड्यूस मनी बिल इन लोकसभा। तो ये चीज़ हमें जो है भारत के संविधान के
अनुच्छेद नंबर 109 से हमें पता चलता है, ठीक है, कि जो कोई भी विधेयक हो, मनी बिल हो, उसको लोकसभा में पेश करने से पहले जो है राष्ट्रपति जी से परमिशन लेना अनिवार्य है। अगर नहीं लेते तो वो बिल जो है लोकसभा में पेश आप नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो प्रायर परमिशन इज नेसेसरी फ्रॉम प्रेसिडेंट टू इंट्रोड्यूस मनी और एनी मनी बिल, एनी मनी बिल लिख लो, एनी मनी बिल इन लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा में कोई भी मनी बिल विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व जो है अप्रूवल लेना अनिवार्य है। अच्छा, ये हो गई तीसरी पावर। चौथी पावर की अगर बात करें, फोर्थ पावर क्या है इनके पास, तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है कि वो जो है संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। तो संयुक्त बैठक बुलाने का पावर किनके पास होता है अगर बात की जाए, तो संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है, पावर है, वो राष्ट्रपति जी के पास होता है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट कैन कॉल जॉइंट सिटिंग, ठीक है, जॉइंट सिटिंग या जॉइंट बैंक जिसे हम कहते हैं संयुक्त बैठक, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग कंडक्ट जो है राष्ट्रपति जी करवाते हैं अनुच्छेद नंबर 108 के तहत, ठीक। और जॉइंट सिटिंग कहाँ होता है, तो वो ऑलवेज होता है लोकसभा में, ठीक। तो लिखेंगे द प्रेसिडेंट कैन कॉल जॉइंट सिटिंग, कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग करवा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संयुक्त बैठक। क्या कहते हैं, संयुक्त बैठक। ये चीज़ राष्ट्रपति जी कैसे करते हैं, तो ये करते हैं अनुच्छेद नंबर 108 के तहत। कैसे, तो ये करते हैं अनुच्छेद नंबर 108 के तहत, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग की अगर बात की जाए, जॉइंट सिटिंग, तो जॉइंट सिटिंग कौन बुलाते हैं, तो जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं प्रेसिडेंट जी, यानी कि राष्ट्रपति जी। और ये जो जॉइंट सिटिंग बुलाने का जो पावर राष्ट्रपति को मिला हुआ है, प्रेसिडेंट को मिला हुआ है, ये मिला हुआ है अनुच्छेद नंबर 108 के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 108 को फॉलो करके जो है प्रेसिडेंट जी जो है वो क्या करते हैं, जॉइंट सिटिंग बुलवाते हैं, ठीक। और जॉइंट सिटिंग कहाँ होता है, तो जॉइंट सिटिंग मैंने आपको बता दी। देखो, जॉइंट सिटिंग को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लोकसभा में कितने सीट होते हैं अगर मैं बात करूँ, ठीक, और राज्यसभा में कितने सीट होते हैं, ठीक। तो दोस्तों अगर हम जो है बात करें, अब हम ये हमारी जॉइंट सीटिंग तो आ ही गई है, तो इसको ना निपटा ही लेते हैं अभी के अभी लगे, हाँ, ठीक है। तो जॉइंट सीटिंग की अगर हम बात करें ताकि आगे की जो टॉपिक है वो बच ना जाए, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हमारी होती है पार्लियामेंट। क्या, पार्लियामेंट। इसमें होते हैं अपने दो हाउस, कितने, दो हाउस। एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा जिसे कहते हैं हम लोग अपर हाउस, जिसे कहते हैं हम लोग अपर हाउस। एक होता है लोकसभा, लोकसभा जिसे कहते हैं हम लोग लोअर हाउस, निम्न सदन, ठीक है। तो देखो अगर बात करें हम राज्यसभा के सीटों की संख्या के बारे में, तो इनमें होती है टोटल 245 सीट अभी वर्तमान में, और लोकसभा में टोटल जो सीट है वो है 543। कितने हैं, 543 सीटें हैं, ठीक है, 543 सीटें होती है। ये 245 और ये जो है सीटें हैं, जो उतने मेंबर होते हैं। पर अभी जो अपनी नई वाली जो पार्लियामेंट बनी है, न्यू पार्लियामेंट जो बनी है, न्यू पार्लियामेंट जो बनी है, उसमें क्या किया गया है, पहले जो पार्लियामेंट थी ना, पहले की जो ओल्ड वाली जो पार्लियामेंट थी अपने पास, ओल्ड पार्लियामेंट, पुरानी जो पार्लियामेंट थी अपने पास, तो उस पार्लियामेंट में क्या था कि लोकसभा जो था वो अलग, राज्यसभा अलग, और इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होता है, कोई वैसी मनी बिल है, खास करके धन विधेयक जिसे हम कहते हैं मनी बिल, अगर वो पास नहीं हो पाती थी तो उनके लिए एक जॉइंट सीटिंग बुलाया जाता था। और जॉइंट सीटिंग के लिए भी जो है एक अलग से हाउस होती थी, ठीक है। जॉइंट सीटिंग के लिए एक अलग से हाउस होती थी, जिसे संयुक्त बैठक नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं जॉइंट सीटिंग। पर नया पार्लियामेंट में क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दो ही सिर्फ हाउस है, ठीक है, सिर्फ जो है दो ही हाउस है। तो लोकसभा की जो सीट की संख्या है ना, सीट की संख्या वो ज़्यादा है पुराने लोकसभा के कंपेयर में, पुराने जो है अपने संसद भवन उनके कंपेयर में, जो लोकसभा की सीटों की संख्या जो है, उनमें जो सीट्स लगाई गए हैं, कितने लोग आ सकते हैं उसमें, वो ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा किया गया है
कि अब जो है क्या होता है, सिर्फ दो ही है ना। अभी अगर संयुक्त बैठक बुलाने हो तो संयुक्त बैठक कहाँ बुलाएगा, तो संयुक्त बैठक जो है ये लोकसभा में ही बुलाई जाएगी, ठीक है। तो जो ज्वाइंट सिटिंग कंडक्ट होगा, ज्वाइंट सिटिंग कंडक्ट होगा, तो ज्वाइंट सिटिंग के लिए क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग जब कंडक्ट होगी तो ये लोकसभा में होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, लोकसभा में, ठीक, लोकसभा में। तो ज्वाइंट सिटिंग कहाँ कंडक्ट होगा, तो ज्वाइंट सिटिंग कंडक्ट होगा लोकसभा में, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग को कौन बुलाता है, तो ज्वाइंट सिटिंग के लिए जो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बुलाते हैं। हु कॉल फॉर ज्वाइंट सिटिंग, सो ज्वाइंट सिटिंग कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, किनके द्वारा बुलाया जाता है, तो संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किनके द्वारा, तो संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है, और जो है लोकसभा में ये चीज़ें इन मुद्दों पे बात की जाती है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों ही सदन के जो है सदस्य होते हैं, ठीक है। दोनों ही सदस्यों के जो है सदन होते हैं, दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं, सॉरी, ज्वाइंट सिटिंग में, ठीक। अभी देखिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई क्यों जाती है, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का कारण ये होता है कि क्या होता है कि जब किसी विधेयक यानी कि बिल पे, खास करके जो है मनी बिल होता है, धन विधेयक, उन पे किसी भी प्रकार से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, और दोनों ही जो हाउसेस में ये चीज़ें पेंडिंग चल रही है, पास नहीं हो रहा है, तो उस बिल को पास कराने के लिए जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा संसद भवन के लोकसभा में, ठीक है। और इनकी अध्यक्षता अगर बात करें कि कौन लीड करते हैं, तो इनकी अध्यक्षता जो है वो स्पीकर करते हैं। अभी स्पीकर किसे कहते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कहते हैं हम लोग स्पीकर। तो लिख लेंगे ज्वाइंट सिटिंग हेडेड बाय स्पीकर। स्पीकर वर्ड ही सिर्फ जो है लोकसभा के हेड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। खैर मैं लिख देता हूँ हेड ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको कहते हैं हम लोग स्पीकर। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है जिसे हम स्पीकर कहते हैं, अधिवक्ता, इनके अध्यक्षता में जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और इनमें डिस्कस क्या होता है कि मेजरली इन पे जो पॉइंट होते हैं, किस पॉइंट पे डिस्कस होता है कि जब बुलाया जाता है जब कोई बिल जो है पास ना हो रहा हो दोनों सदनों में, ठीक है। इफ़ इन केस ऑफ एनीथिंग, किसी भी वजह से, इन केस ऑफ एनीथिंग, बिल या बिल विल बी पेंडिंग इन एनी हाउस, ठीक है। किसी भी सदन में या दोनों सदन में अगर किसी भी प्रकार से जो है बिल कोई भी पेंडिंग रहता है तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है, स्पेशली जब वो बिल कैसा हो, विधेयक, धन विधेयक हो, स्पेशली फॉर मनी बिल। जब धन विधेयक की बात हो तब खास करके ये चीज़ें जो है कंडक्ट होती है, ठीक है। जब धन विधेयक की बात हो, तो मनी बिल की जब बात हो, तो ये ज्वाइंट सिटिंग जो है बुलाया जाता है। तो आपको ज्वाइंट सिटिंग आशा है, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। कितने टॉपिक बने, ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का जो है राष्ट्रपति जी के पास जो है कौन से अनुच्छेद के तहत वो बुलाते हैं, तो अनुच्छेद नंबर जो है 108 के तहत बुलाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग कहाँ पे कंडक्ट होती है, तो अपने भारत में नई दिल्ली में जो संसद भवन है उनके जो है लोकसभा में ज्वाइंट सिटिंग कंडक्ट की जाती है। और ज्वाइंट सिटिंग का ये अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ज्वाइंट सिटिंग यानी कि जो संयुक्त बैठक है इनकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करते हैं, स्पीकर महोदय, ठीक है। तो ये जो है ज्वाइंट सिटिंग की जो है अध्यक्षता करते हैं, ठीक। इतनी चीज़ें हो गई कन्फर्म आपको, ठीक। इसके बाद देखिए हमने 4 जो है पावर पढ़ ली राष्ट्रपति जी की, अभी 5वां पे चलते हैं, ठीक। अभी 5वां पे चलते। अब देखिए अभी ज्वाइंट सिटिंग बुलाया, बिल बनाया गया, बिल को पास कराने थे ना, तो देखिए अब क्या होता है, ये जो 5वां है वो होता है एसेंट पावर। क्या, एसेंट पावर होता है, राष्ट्रपति जी के पास एसेंट पावर होता है। अभी एसेंट क्या है, तो ये होता है परमिशन पावर। परमिशन मतलब क्या होता है, तो अप्रूवल, ठीक है। तो इसको कहते हैं परमिशन ऑन बिल्स, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं अप्रूवल
पावर। तो किसी भी बिल्स पे विधेयक पर जो है विधेयक को क्या करते हैं, वो अप्रूव करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी विधेयक को अप्रूव करते हैं। तो अप्रूव करने का पावर, ठीक है। अभी देखिए कैसे अप्रूव करेंगे। जो मान लो कोई बिल्स है वो आए, चाहे वो लोकसभा में है या राज्यसभा में है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउस से अगर यह बिल पास हो गया, फिर आता है प्रेसिडेंट के पास। कहाँ आता है, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो ये जो अप्रूवल है इनके बारे में, तो ये भी पावर इनके पास रहता है, ठीक है। ये भी पावर जो है इनके पास रहता है। तो इसको कहते हैं हम लोग राष्ट्रपति के पावर। और किस चीज़ की पावर, तो बिल्स अप्रूव करने की पावर, यानी कि विधेयक अप्रूव करने की पावर। समझ में आई। तो ये हो गई अपने ना राष्ट्रपति जी के पावर। अच्छा, एक इनके पास ना स्पेशल पावर होता है जिसे हम कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर। तो लिखेंगे आगे, ये अलग से इनका संविधान में जो है अनुच्छेद बना हुआ है, और वो बना हुआ लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 123 में। आर्टिकल नंबर 123 में क्या लिखा हुआ है, तो 123 में लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस पावर के बारे में। ऑर्डिनेंस पावर। अभी ये ऑर्डिनेंस पावर क्या होता है, तो ऑर्डिनेंस पावर जो है इसको कहते हैं हम लोग अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या, तो इसको कहते हैं हम लोग अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। तो ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये भी राष्ट्रपति जी के पास होता है, ठीक। ये भी जो है राष्ट्रपति जी के पास होता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर किस में आता है, तो अनुच्छेद नंबर 123 में आता है। अभी होता क्या है ये, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, अभी देखिए, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी कि जो ऑर्डिनेंस पावर है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है। एक तो इसमें ना लेजिस्लेचर कवर हो जाता है। लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है, लेजिस्लेचर कौन होता है, जिसे हम विधायक कहते हैं। तो लेजिस्लेचर का एक काम ये होता है कि वो कानून बनाने का काम करता है, लॉ फॉर्मिंग पावर होता है। राष्ट्रपति जी के पास एक लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर पावर। और एग्जीक्यूटिव पावर तो हमने पहले ही पढ़ ली, जो कानून लागू करता है। अब देखते हैं कि कानून बनाने की, ठीक है। तो कानून बनाने की लिखेंगे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर पावर, ठीक है। लेजिस्लेचर पावर, कानून जो है क्या करेंगे, बनाने की, ठीक है। लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट लिख लीजिए, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाने का काम करता है। लिख लेंगे ना, लॉ फॉर्मिंग पावर। क्या, तो कानून बनाने की शक्ति, लॉ फॉर्मिंग पावर किसके पास होता है, तो वो होता है लेजिस्लेचर, यानी कि विधायक के पास होता है। किसके पास होता है, विधायक के पास होता है। अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंस होता है, अध्यादेश जो है, ये टेम्पररी लॉ होता है, एक जो है अस्थायी कानून होता है, जो राष्ट्रपति जी के द्वारा बनवाई जाती है और इनको जो है लागू किया जाता है। पर यह क्या करता है, हमेशा के लिए लागू नहीं की जाती है, एक निश्चित काल के लिए लागू किया जाता है। टेम्पररी बेस पे जो है इसको लागू की जाती है। तो ऑर्डिनेंस इज़ अ टेम्पररी लॉ, ठीक है। तो ये ना अनिश्चित काल के लिए कोई मतलब फिक्स करके नहीं लगाया जाता, ये टेम्पररी होता है, कुछ समय बाद जो इसको हटा ली जाती है। अभी हम टाइमिंग भी देखेंगे। ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर इज टेम्पररी लॉ। क्या, तो ऑर्डिनेंस पावर जो है एक प्रकार का टेम्पररी लॉ है, टेम्पररी कानून है। ये किसी भी प्रकार से कोई फिक्स कानून जो है नहीं है, ये एक टेम्पररी लॉ है। कैसा लॉ है, तो ये एक टेम्पररी लॉ है, टेम्पररी कानून है। अभी होता क्या है कि इस लॉ को क्या करते हैं, परमानेंट अगर करने हो, तो अगर जो भी कानून बनाया गया है यहाँ पे, इस कानून को अगर परमानेंट करने हो तो क्या करेंगे कि पार्लियामेंट के जो सदन है, पार्लियामेंट के जो हाउस है, वहाँ से पास करवाने होंगे। कहाँ से पास करवाने होंगे, अगर इनको परमानेंट करने हो, तो क्या करने होंगे हमको कि पार्लियामेंट यानी कि जो संसद भवन है, वहाँ के सदनों से जो है इस कानूनों को पास कराने होंगे। टू मेक इट परमानेंट, इन ऑर्डर टू मेक इट परमानेंट, इट विल हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द फ्यूचर। तो भविष्य में क्या करने होंगे, इनको जो है संसद भवन के जो सदन है, उन सदनों के द्वारा जो है सदनों से क्या कराने होंगे, इस कानूनों को पास कराने होंगे, तभी जो है ये परमानेंट हो सकता है, नहीं तो ये टेम्पररी कानून बन के रहेंगे, ठीक है। सो द ऑर्डिनेंस पावर विल बी टेम्पररी। और अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है कैसी होती है, वो
टेम्पररी होता है, इसको परमानेंट बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट परमानेंट, इन ऑर्डर टू मेक इट permanent, it will have to be passed, क्या करने होंगे, पास कराने होंगे, passed by the पार्लियामेंट। तो संसद से क्या कराने होंगे, पास कराने होंगे, संसद से क्या कराने होंगे, पास कराने होंगे भविष्य में, इन पार्लियामेंट इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। तो भविष्य में जो है संसद से इस कानून को पास कराने होंगे, तभी जा कर के जो है क्या होगा कि ये जो टेम्पररी लॉ है, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति जी के द्वारा बनाई गई है, लेजिस्लेचर के द्वारा, लेजिस्लेचर की सहायता से ये कानून जो है आगे चल के परमानेंट हो सकता है, अन्यथा जो है ये कानून परमानेंट जो है नहीं होगा, ठीक है, ये कानून परमानेंट नहीं होगा। अब ये जो है ना 6 महीने के भीतर भीतर जो है इसको पास कराने होते हैं, पार्लियामेंट जब जो है सेशन में आ जाता है, जब पार्लियामेंट सेशन में आते हैं, when the parliament comes in session, this law must be passed within 6 week, ठीक है, 6 हफ्ते के अंदर। सो इट विल हैव टू बी पास्ड विदिन 6 वीक ऑफ द पार्लियामेंट कमिंग इन द सेशन। तो जो संसद जो है अगर वो सेशन में जब भी आते हैं, तो सेशन में आने के जो है 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो है इस कानून को जो है पास कराने होते हैं। लिखेंगे इट will have to passed within, it will have to pass within 6 week, कितने दिनों में, 6 सप्ताह में, 6 week of the parliament coming into session, parliament कमिंग इनटू सेशन, ठीक है। तो जैसे पार्लियामेंट सेशन में आते हैं, आने के बाद जो है 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो है कानून को पास कराया जाना चाहिए, ठीक, तभी जो है ये परमानेंट होगा, अन्यथा ये टेम्परेरी रह के ख़त्म हो जाएगी, ठीक। तो ये होती है ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो राष्ट्रपति जी के पास है, जो अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक। अच्छा, इसके ना कुछ मिनिमम और मैक्सिमम टाइमलाइंस होते हैं। देखिए मिनिमम टाइमलाइन की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सर द डे द प्रेसिडेंट विड्रॉ, जिस दिन जो है राष्ट्रपति हटाएंगे वो मिनिमम है, ठीक है। द डे द प्रेसिडेंट विड्रॉ, तो लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम की मिनिमम टाइमलाइन, मिनिमम टाइमलाइन ऑफ ऑर्डिनेंस, अध्यादेश की जो का ये टाइमलाइन है वो अगर बात करें न्यूनतम कितनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे द डे द प्रेसिडेंट विड्रॉ, द डे द प्रेसिडेंट विड्रॉ। अच्छा, ये हो गया। अगर बात करें हम भाई साहब मिनिमम तो हो गया, तो इसका मैक्सिमम भी होना चाहिए। तो मैक्सिमम क्या होता है, तो मैक्सिमम की अगर बात करें मैक्सिमम टाइमलाइन की, मैक्सिमम टाइम लाइन ऑफ ऑर्डिनेंस कि मैक्सिमम टाइमलाइन क्या है ऑर्डिनेंस की अगर बात करें, तो वो होता है 6 मंथ प्लस 6 वीक, मतलब 7.5 महीने, 6 मंथ प्लस 6 वीक मतलब 7.5 महीने। ये मैक्सिमम टाइमलाइन है जब पार्लियामेंट के 2 सेशन होते हैं। पार्लियामेंट टाइमलाइन बिटवीन मैक्सिमम टाइमलाइन बिटवीन पार्लियामेंट्स 2 सेशन, ठीक, ये अधिकतम समय होता है मैक्सिमम टाइमलाइन, मैक्सिमम टाइमलाइन बिटवीन, अरे यार, बिटवीन पार्लियामेंट्स
2 सेशन। तो अधिकतम जो है ये सेशन है, क्या अधिकतम सेशन है संसद भवन के दो जो है वो सभा हो उनके बीच की, ठीक है। मैक्सिमम रेंज ऑफ टाइमलाइन बोलो या मैक्सिमम टाइमलाइन बोल सकते हैं। तो ये अपनी क्या थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होता है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी सीएम, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो हमें टिक करने हैं प्रेसिडेंट को। अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जी अध्यादेश की शक्ति जो है, अध्यादेश की जो है उनके पास जारी करने की शक्ति होती है, ठीक है। ये हो गई। अच्छा, एक और भी स्पेशल पावर होता है सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास, पार्डन शक्ति, पार्डन पावर जिसको कहते हैं, या फॉरगिवनेस पावर, ठीक। ये हम पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 72 में, अनुच्छेद नंबर 72 में, जिसको कहते हैं फॉरगिवनेस या फिर पार्डन पावर, फॉरगिवनेस या फिर जो है पार्डन पावर, फॉरगिवनेस या फिर पार्डन पावर मतलब क्षमा करने की शक्ति। इसको कहते हैं हम लोग क्षमा करने की शक्ति। फॉरगिव मतलब होता है ना क्षमा, तो क्षमा करने की शक्ति। अभी क्या क्या चीज़ माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, उसके बारे में देखते हैं। तो इनके पास क्या क्या चीज़ें माफ़ करने की शक्ति होती है। तो ये क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट जो है कैद की जो है प्रिजनर जो होते हैं, कैदी जो होते हैं, उसकी जो प्रिजन होती है यानी कि जो पनिशमेंट पीरियड होता है वो कम कर सकते हैं। अगर 12 साल किया तो उसको 6 साल कर सकते हैं। सो दे कैन रिड्यूस पनिशमेंट पीरियड, ठीक, रिड्यूस पनिशमेंट पीरियड, ठीक है। तो ये जो कैद की जो सज़ा होती है, टाइमिंग होती है, उनको कम कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर 12 साल की है तो उसको जो है क्या कर सकते हैं, 12 ईयर्स टू 6 ईयर्स कर सकते हैं। तो जो प्रिजनर है उनके जो कैद है वो कम कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो उम्र कैद की सज़ा होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होता है, उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो उम्र कैद की सज़ा होती है, उम्र कैद, तो जो उम्र कैद की सज़ा है उसे माफ़ कर सकते हैं। उम्र कैद की सज़ा को रिड्यूस टू 10 ईयर्स जेल। तो क्या कर सकते हैं, 10 ईयर्स जेल। तो उम्र कैद की सज़ा को माफ़ करके जो है 10 साल की सज़ा में बदल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है मौत की सज़ा, डेथ पेनल्टी या फिर कैपिटल पनिशमेंट। मौत की सज़ा, डेथ पेनल्टी, या फिर जिसे कहते हैं हम कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट। तो डेथ पेनल्टी यानी कि जो फांसी दिया जाता है ना, डेथ पनिशमेंट उसको कहते हैं, लटकाया जो जाता है, इसको जो है फॉरगिव कर सकते हैं, फॉरगिव, नॉट डेथ, माफ़ कर सकते हैं। फांसी की सज़ा भी जो है माफ़ कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि फांसी की सज़ा भी कौन माफ़ करता है, तो फांसी की सज़ा माफ़ करने की पावर भी जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति में है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही जो है वो राष्ट्रपति ही है जो क्या कर सकते हैं, फांसी की सज़ा को जो है माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट कैन फॉरगिव द डेथ पेनल्टी, ठीक है। सो प्रेसिडेंट कैन फॉरगिव द पेनल्टी ऑफ डेथ या फिर जो है कैपिटल पनिशमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज डेथ पेनल्टी, और एल्स वी कैन से इट एज अ फांसी की सज़ा, राइट। तो जो फांसी की सज़ा होती है उनको माफ़ करने की शक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी में होता है। अच्छा, एक होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ पनिशमेंट जो होता है, मार्शल लॉ पनिशमेंट कहाँ पे होता है, तो वो ये होता है सेना में, ठीक है। तो मार्शल लॉ पनिशमेंट जो होता है तो ये भी सज़ा माफ़ करते हैं, ठीक है। मार्शल लॉ पनिशमेंट, मार्शल लॉ पनिशमेंट, मार्शल लॉ पनिशमेंट। तो जो सेना होता है उनमें जो सज़ा दी जाती है तो वो सज़ा भी राष्ट्रपति जी माफ़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर आता है लेडी क्राइम। अगर महिला जो है किसी भी प्रकार से कोई क्राइम करते हैं, लेडी क्राइम,
तो जो लेडी क्राइम जो है क्या होता है, अगर वो मान लेते हैं कि प्रेग्नेंट है, अगर वो महिला प्रेग्नेंट है और उनको जेल हुई है, क्या हुआ, जेल हुआ है किसी जुर्म के वजह से, और उनको जो है डेथ पेनल्टी दिया गया है, क्या डेथ पेनल्टी दिया गया है, डेथ पेनल्टी अगर दिया हुआ है तो वो सज़ा भी जो है ये माफ़ कर सकते हैं। और वैसे भी अपने संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई महिला को जेल हुआ है और डेथ पेनल्टी दी गई है, तो जब तक जो है, अगर वो महिला प्रेग्नेंट है, तो जब तक जो है उनके बच्चे नहीं हो जाते तब तक जो है उनको फांसी की सज़ा जो है नहीं दी जा सकती, उनको जो है मौत नहीं दिया जा सकता। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, फैक्ट थी राष्ट्रपति जी के बारे में। एक इनके पास और कौन सी शक्ति हुई, तो माफ़ करने की शक्ति, ठीक है, माफ़ी की शक्ति, क्षमादान देने की शक्ति, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रपति के पास जो पार्डन पावर होता है, ये 72 आर्टिकल नंबर में लिखा हुआ है, जिसमें पहला हमने देखा कि राष्ट्रपति जो है कौन सी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। तो कैद की जो सज़ा होती है, जो जेल होता है, जेल की जो सज़ा है, मान लो अगर वो 12 साल की है तो वो सज़ा कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर उम्र कैद हुआ है तो इसको जो है 10 साल तक की जेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फांसी की सज़ा हुआ है तो उनको जो है फांसी की सज़ा माफ़ की जा सकती है, फांसी की सज़ा जो माफ़ की जा सकती है। अगर मार्शल लॉ की जो पनिशमेंट कोई भी होता है तो उस पनिशमेंट को, उस सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। अगर किसी महिला ने कोई जुर्म किया है और वो महिला प्रेग्नेंट है, उनको जेल हुआ है, तो उनको फांसी की सज़ा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक जो है उनके बच्चे नहीं हो जाते, ठीक है। सो दोज लेडी विल नॉट बी हैंग्ड अनटिल दे गिव द बर्थ ऑफ द बेबी, राइट। अभी जो है बच्चों का जन्म होने के बाद भी एक टाइमिंग होती है, उस स्पेसिफिक टाइम के बाद ही जो है उस महिला को फांसी दी जाएगी। अगर हम बात करें कि कितने वर्ष के बच्चों को हो जाने के बाद जो है कोई महिला जुर्म करने के बाद जो जेल जाती है, अगर प्रेग्नेंट रहती है तो उनको फांसी दी जाएगी, अगर बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 साल। कि जो महिला है अगर वो किसी भी प्रकार से कोई क्राइम करा है और वो उस महिला को अगर जेल हुआ है और वो महिला जो है क्या है कि प्रेग्नेंट है, तो उस महिला को फांसी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उनके बच्चे ना हो जाए। और जब बच्चे हो गए, और वो बच्चे कितने साल के होने चाहिए, तो वो जो बच्चे हैं वो 5 साल के कम से कम होने चाहिए। सो द वुमन विल नॉट बी हैंग्ड, उनको फांसी की सज़ा तब तक नहीं दी जाएगी until they give the birth of baby, ठीक है, जब तक बच्चों को जन्म नहीं दे देती, एंड बेबी गेट्स 5 ईयर। अगर जब तक बच्चों की उम्र जो है 5 साल तक ना हो जाए तब तक उस महिला को फांसी की सज़ा जो है नहीं दी जा सकती थी। यह पावर भी जो है राष्ट्रपति के पास आता है। तो हमने कितनी पावर देख ली, एक तो हमने देख ली कार्यकारी शक्ति, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। इसके बाद, और ये किस पे था, आर्टिकल नंबर 53 में। इसके बाद देख ली कि राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है जब वो क्या कर सकते हैं, सेशन कंडक्ट कर सकते हैं या फिर सेशन को समाप्त कर सकते हैं। फिर हमने देखी कि किसी भी जो बिल है, विधेयक है, खास करके मनी बिल जो है, अगर ये है तो मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले जो है राष्ट्रपति को बताना अनिवार्य है, अनुच्छेद नंबर 109 में लिखा गया। ज्वाइंट सीटिंग बुलाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद नंबर 108 के तहत। ज्वाइंट सीटिंग के बाद हमने देख ली कि जो मनी बिल है उस पर अप्रूवल देने हैं, नहीं देने हैं, उनको होल्ड करने हैं, उनको पॉकेट रीटों के द्वारा जो होल्ड किया जाता है अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये पावर भी जो है प्रेसिडेंट के पास है। इसके बाद हमने देख लिया अध्यादेश जारी करने की शक्ति, विच इज़ मीन बाय द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमने ये भी देख ली। इसके बाद हमने देख ली कि पार्डनिंग पावर की, क्षमादान की शक्ति, यानी कि फॉरगिवनेस पावर। तो क्षमा करने की शक्ति, सज़ा कम करने की शक्ति, फांसी की सज़ा माफ़ करने की शक्ति, मार्शल लॉ पनिशमेंट की शक्ति, या लेडी क्राइम की जो पनिशमेंट है, या फिर जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की शक्ति। तो ये सारी जो पनिशमेंट्स दी गई है
न्यायालय के द्वारा, तो इन सारे पनिशमेंट को जो है क्या कर सकते हैं, वो क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे पनिशमेंट को जो है, सज़ा को क्षमा कर सकते हैं। ये शक्ति भी किनके पास है अगर बात करें तो ये शक्ति भी जो है प्रेसिडेंट के पास ही है। हालांकि कुछ शक्तियाँ जो है क्षमा करने की शक्ति गवर्नर के पास भी होती है, वो हम जब गवर्नर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। गवर्नर के पास मैक्सिमम, ये इनमें से मैक्सिमम पावर होता है, पर उनके पास ना फांसी की सज़ा माफ़ करने की जो शक्ति है वो नहीं होती है। तो जब हम गवर्नर पे चलेंगे तब हम बात करेंगे इन टॉपिक पे कि गवर्नर के पास कौन कौन सी वैसी शक्ति है कि गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है अपना एक कंसल्टिंग पावर या कंसल्टेशन पावर, जिसको हम कहते हैं परामर्श की शक्ति। कि जो राष्ट्रपति जी जो है उनको जो है क्या कर सकते हैं, वो अगर उनको सहायता की ज़रूरत हो या परामर्श की ज़रूरत हो या कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो वो किन से जो है परामर्श ले सकते हैं। तो क्या होता है कि इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, मतलब संवैधानिक रूप से अगर कोई भी मुद्दा उठता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, उस समय क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस लेंगे, परामर्श लेंगे, सलाह लेंगे। तो किनसे सलाह ले सकते हैं अगर बात करें तो ये जो राष्ट्रपति जी हैं, ये उन समय कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के समय पर जो है, जो प्रॉब्लम होती है संवैधानिक प्रॉब्लम, उस समय में जो सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति को सलाह कौन दे सकता है अगर बात करें तो राष्ट्रपति को जो सलाह देने की बात आती है तो राष्ट्रपति को जो सलाह देंगे वो सुप्रीम कोर्ट देंगे। कौन देंगे तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम में कौन तो सुप्रीम कोर्ट के जो है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो देंगे सलाह। ठीक है, वो सलाह देंगे और वही जो है शपथ भी दिलवाते हैं। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, राइट, विच कम्स अंडर द आर्टिकल नंबर 143, 143 नंबर अनुच्छेद के तहत जो है ये चीज़ हमें पता चलता है हमारे भारत के संविधान से। तो लिखेंगे आर्टिकल नंबर 143 क्या कहता है, कंसल्टेशन पावर, कंसल्टेशन पावर। अभी कंसल्टेशन पावर क्या है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या होता है कि जब राष्ट्रपति जी को किसी भी संवैधानिक मुद्दे पे सलाह लेना हो तो वो किन से सलाह लेंगे, तो वो लेंगे सुप्रीम कोर्ट से सलाह। सो इन केस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इन केस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल crisis, the president can seek advice. The president can seek advice from सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कहाँ से सलाह लेंगे तो ये लेंगे सुप्रीम कोर्ट से सलाह। अच्छा, हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति जी को सलाह कौन देंगे तो वो भी सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति जी को जो शपथ कौन दिलाएंगे तो भाई साहब वो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही हैं। तो दोनों ही काम कौन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है। ठीक है, अगर सलाह लेने की बात हो तो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया पूरी तरह। अच्छा, और इनको शपथ दिलाने की अगर बात करें, ओथ पावर, जो हम देखे थे अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 60 में लिखा गया है ओथ। तो जो शपथ दिलाने का काम भी कौन करेंगे तो शपथ दिलाने का काम भी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो एक और है, लिख ही लीजिए, नोट में लिख लेंगे, नोट में डाल लेंगे आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 60 अनुच्छेद नंबर 60 कि द CJI ऑफ SC मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, CJI विल क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, एडमायर करेंगे यानी कि दिलाएंगे क्या चीज़ तो ओथ, किसको तो प्रेसिडेंट को। सो CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल एडमायर या फिर एडमिनिस्टर द ओथ टू द प्रेसिडेंट। कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे की बात करें, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।
कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 60 के तहत, अंडर द आर्टिकल नंबर 60, अनुच्छेद नंबर जो है 60 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, अभी ओथ में क्या कहता है? तो ओथ में कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल, की मतलब जो संविधान है उनकी सुरक्षा तथा जो है लोगों का विकास यानी कि वेलफेयर, ये सारा काम के लिए। ठीक, तो अभी ओथ क्या होता है इनका बात करें, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, तो लिख लेंगे ओथ में क्या कहते हैं। जो कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल लिख लो, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो क्या करेंगे? संविधान की सुरक्षा तथा लोगों का विकास या वेलफेयर जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, कौन दिलवाते हैं शपथ? तो ये चीज़ें राष्ट्रपति के शपथ में आती है, ओथ में आता है। और शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाने का काम जो है अपने कौन कराते हैं? तो शपथ दिलाने का जो काम है अपने कराते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। किसको? तो अपने प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाने का काम करते हैं, जो हमारे संविधान के भाग जो है 5 के अनुच्छेद नंबर 60 में लिखा गया है। ठीक, अच्छा, ये जो अपने CJI हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, इनके पास एक स्पेशल पावर होती है। चलो हम ना एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति जी मान लो रिज़ाइन दे दे और उपराष्ट्रपति जी ने भी रिज़ाइन दे दी, तो राष्ट्रपति का भी पोस्ट वैकेंट है, उपराष्ट्रपति का भी पोस्ट वैकेंट है। इनकेस अगर सिर्फ राष्ट्रपति जी रिज़ाइन देते हैं उस पोस्ट से, तो उपराष्ट्रपति जी क्या करेंगे? वो अपनी पोस्ट भी संभालेंगे उस समय, और टेम्पररी जो है वो राष्ट्रपति जी का भी पोस्ट संभालेंगे। तो दोनों पोस्ट वही संभालेंगे। क्या होगा कि अगर दोनों ही पोस्ट खाली है फिलहाल के लिए, अगर दोनों ही लोगों ने अपनी क्या करी, इस्तीफा दे दी, रिज़ाइन दे दिया, तो उस केस में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ SC, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वही जो है टेम्पररली क्या करेंगे? टेम्पररली जो है वो क्या प्रभावी राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, विल एक्ट एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट। ठीक है, सो प्रभावी राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कि अगर क्वेश्चन आता है कि किसी वजह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद अगर रिक्त है, तो उस समय राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे? तो उस समय जो है टेम्पररी बेसिस पे जो है, अस्थायी बेसिस पे जो है वो मुख्य न्यायाधीश ही उस पोस्ट को संभालेंगे, उनका काम करेंगे। तो लिखेंगे in case if both the post of vice president and presidents are vacant, then the chief justice of India will be acting as the temporary president, लिखेंगे नोट में। and this is very very important topic। in case if the both post of VP and president आर वैकेंट, क्या होता है? खाली है। क्या खाली है? वैकेंट। वैकेंट क्या है कि दोनों ही पोस्ट अगर खाली है, देन तब द CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी एक्टिंग एज टेम्पररी प्रेसिडेंट। कैसा? तो अस्थायी रूप से जो है राष्ट्रपति का कार्यभार फिलहाल के लिए तो यही संभालेंगे। ठीक, तो अगर दोनों ही पोस्ट खाली है फिलहाल में, चाहे वो राष्ट्रपति की हो या उपराष्ट्रपति की हो, दोनों की अगर खाली है, तब तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वो इस पोस्ट को संभालेंगे। अगर सिर्फ राष्ट्रपति का पद खाली है, रिक्त है, तो उस केस में जो है उपराष्ट्रपति वो जो है इस पोस्ट को संभालेंगे। तो राष्ट्रपति का काम भी उपराष्ट्रपति जी करेंगे, पर दोनों खाली है तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश ये काम करेंगे, पर ये टेम्पररी बेसिस पे। ओके, तो ये चीज़।
राइट। तो बस हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी, बड़े बोर हो जाओगे आप लोग। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनकेस अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से अपने डाउट जो है वीडियो में कमेंट करिए। हम आपकी डाउट को जो है पूरी तरह सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हो सके तो उस पर भी वीडियो बना करके हम आपको जो है नोटिफाई कर देंगे। और आपके कमेंट के नीचे जो उनकी लिंक मिल जाएगी, आप उनसे रीडायरेक्ट हो सकते हैं और आपको वो आपकी जो डाउट वाली वीडियो वो मिल जाएगी। राइट दोस्तों, और मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा और बताना चाहूँगा कि आपको अगर किसी भी प्रकार से इन क्लासेस की रिटन नोट्स चाहिए तो वीडियो में जो है कमेंट में एक लिंक पिन कर दूंगा। आप उनकी मदद से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे ही रिटन नोट्स मिल जाएंगे प्रिंटेबल फॉर्मेट में। आप चाहे तो डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कीप इट एज अ PDF एंड स्टडी फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन और द स्मार्टफोन और द फ्रॉम द टैब इटसेल्फ। राइट, तो आप जो है वहीं से स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।